हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप बिहार बोर्ड के 2016 वर्ष में पूछे गए प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो से काफ़ी लाभ उठा पाएँ। स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है आप उनको लिख लें, और आप देख करके आप सुन करके फिर लिख लेंगे तो आपको बेहतर ढंग से आपका कॉन्सेप्ट इस वीडियो का समझ में आएगा सारे क्वेश्चन का, और जिसके वजह से आपको एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी लिखने में। अगर आप भूल भी जाएं तो लिखते लिखते आपको धीरे धीरे याद आने लगेगा और आप बेहतर ढंग से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए दो स्टूडेंट्स, अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 के फर्स्ट शिफ्ट का। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ सेकेंड शिफ्ट के साथ कॉपी हुआ था, इस वजह से ये सेकेंड शिफ्ट आ गया। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम क्या है। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। तो स्नेल का नियम किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। तो इसको स्नेल का नियम कहा जाता है। दोस्तों, ये जो नियतांक है इसको आखिर क्यों नियतांक कहा गया है, यहाँ पे आप ये जानेंगे कि नियतांक जो होता है ये दोनों माध्यम, यहाँ पे जो कह रहा है कि आपतन किसी 2 माध्यम में, तो एक माध्यम अगर मान लीजिएगा हवा है और दूसरा माध्यम एक कांच है, तो ये जो नियतांक होता है तो ये इस माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम का कांच का अपवर्तनांक, इन दोनों के अपवर्तनांक का जो अनुपात होता है ये फिक्स होता है। क्योंकि वायु का अपवर्तनांक फिक्स है, कांच का अपवर्तनांक फिक्स है, तो इन दोनों का अनुपात भी तो फिक्स होगा। इसीलिए कि तो किसी विशेष वर्ण के लिए इन दोनों माध्यमों में जो आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात जैसे नियतांक होता है, तो इन दोनों का अपवर्तनांक भी नियतांक होता है, यानी फिर कांस्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा है ना, अल्टरनेटिव करंट, तो अल्टरनेटिव करंट अल्टरनेटिव जनरेटर्स यानी प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का गणितीय मान क्या है। ओम का मान का जब भी हम गणितीय मान निकालेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है R इक्वल टू V बाई आई, यानी R प्रतिरोध इक्वल टू V विभवांतर या विभव बाई आई। ठीक है, तो यहाँ पर विभवांतर ही होगा, है ना, चूँकि प्रतिरोध 2 बिंदु के बीच उत्पन्न होता है तो इसलिए यहाँ विभवांतर ही होगा V से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष स्टूडेंट वो दोष है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है। यानी अगर यहाँ पर ये रेटिना है, अगर ये रेटिना है तो ये अगर भाग रेटिना है तो यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना से बाहर बन जाता है। तो प्रतिबिंब बाहर बनने की वजह से हमें यहाँ दूर की वस्तु तो दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। तो नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हम क्या करेंगे, अभिसारी लेंस का उपयोग करेंगे, यानी उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, ताकि ये प्रकाश किरणों को ये इस तरह से हम इसको सजाते हैं, चश्मा के द्वारा ऐसे सजाया जाता है ताकि ये रेटिना पर फोकस करे। तो वैसे ये लेंस जो लेंस का चश्मा उपयोग किया जाता है ये डायरेक्ट रेटिना में फोकस नहीं करता, बल्कि ये आँख के लेंस को प्रकाश किरण को इस तरह से समांतर करके देता है ताकि ये आँख वाला लेंस इस प्रकाश किरण को फिर रेटिना पर फोकस कर सके, है ना दोस्तों। ये चश्मा का जो लेंस है सिर्फ यही काम है, प्रकाश किरण को नियंत्रित करके नेत्र लेंस को दे सके।
ना कि ये चश्मा जो फोटो का लेंस फोटो बनाता है। फोटो तो नेत्र का ही लेंस बनाता है, सिर्फ ये प्रकाश किरण को अभिसारित करके जो नेत्र लेंस को देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो है आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग का सदस्य है, द्वितीय वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, तो उदासीन होने के कारण शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जबकि अगर 7 से अगर कम पीएच मान, कोई भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो वो जो है क्या होगा? अम्ल होगा। कब? जब 7 से कम होगा। अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षार होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है ना। उसके अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु के एक मुख्य अयस्क का नाम लिखें। एल्युमिनियम धातु के एक मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइड है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो है दोस्तों पहले भी जो है ऑब्जेक्टिव में हम बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। अमीबा का पाचन कैसे होता है? हाँ, यहाँ पर जो है अमीबा का पाचन जो है कैसे होता है? अमीबा क्या करता है? अपने कूटपाद के द्वारा जो है अपने भोजन के पास जो जाता है, अपने कूटपाद को जो वो फैला करके भोजन को चारों ओर से वो घेर लेता है, और घेरने के बाद फिर अंदर से धीरे धीरे अपने अंदर घेर करके अपने अंदर ये रसधानी का निर्माण करता है, और इसी रसधानी में एंजाइम की उपस्थिति में उसके भोजन का पाचन होता है, और पचने के बाद फिर ये जो पूरी कोशिका द्रव के द्वारा जो अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषण होने के बाद अब जो अपचा भोजन का जो अपचा भाग है, जो कि पचा नहीं है, वो अपचा भाग जो है शरीर के किसी भी जगह से अस्थायी छिद्र, यानी जो छिद्र बनता है वो छिद्र रहता नहीं, फिर ख़त्म हो जाता है, अस्थायी छिद्र बना करके वो निकल जाता है। इस तरह से आप पूरा जो इसका कहानी समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा जो मकसद है कि आप जो है अगर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसका सब्जेक्टिव को भी जान लें, क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव अब तो आएगा नहीं, लेकिन अगर अब जो आएगा जो ऑब्जेक्टिव या तो फिर जो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का अलग भाग है, ये सब्जेक्टिव वाले में नहीं आएगा, तो इस तरह से हम बता देता है कि वो सब्जेक्टिव भी अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या? तिलचट्टा, कीड़ा मकोड़ा ये सब जो है का जो श्वसन अंग होता है वो होता है सांस नली, ट्रेकिया, है ना। उसके बाद जो है कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 है, तो ये जो ग्लूकोज है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसका पहला चरण जो कोशिका जो है द्रव में होता है, जो 3 कार्बन, ये जो 6 कार्बन वाला अणु है ना, ये 3 कार्बन वाला 2 पायरुवेट में टूट जाता है, और वो पायरुवेट, ये जो पायरुवेट, जो 3 कार्बन वाला पायरुवेट जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जो इसका दहन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, जिसके वजह से ये ऊर्जा जो है उत्पन्न करती है, और इसीलिए जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप की माप किससे की जाती है? तो रक्तचाप को जिस यंत्र से नापा जाता है वो स्फिग्मोमेनोमीटर, क्या कहलाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिक का पिता जो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, वही जॉन मेंडल जो कि एक जो पादरी था, और उन्होंने जो अपने बागीचे में मटर के बीज का, है ना, को उगाकर उससे जो है संकर नस्ल यानी हाइब्रिड बीज को उगाया था। उसके बाद जो है फिर जो द्विसंकर नस्ल लिए, है ना, यानी एक गोल और जो है पीला, और दूसरा झुर्रीदार और हरा मटर के बीज को लेकर के उन्होंने उगा करके जो है आनुवंशिकी के बारे में बताया था। तो उसी जो है वही जो, इसीलिए उसको जो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रतिरोध क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध यानी विरोध करने का गुण। प्रतिरोध क्या है? विरोध करने का गुण, है ना। जैसे मान लीजिए तार है, इस तार से धारा प्रवाहित कर रही है, तो इस तार का जो पदार्थ है इस धारा का विरोध करता है ना। यही वजह है कि तार जो है गर्म हो जाता है। अगर तार का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसमें विरोध कम उत्पन्न होता है ना।
जैसे एक निश्चित मात्रा में धारा इतने ही जा रही है, इस तार से जा रही है ना, इस तार से जा रही थी। अब अगर उसको मोटा तार से जोड़ दिया जाए तो यहाँ विरोध कम होगा, इसीलिए गर्म नहीं होगा। अगर यही तार को पतला तार में, अगर इसी धारा, इतना ही धारा पतला तार में जोड़ेगा तो यहाँ पर विरोध अधिक होगा, क्योंकि क्षेत्रफल इसका जो है, जो इंटरसेक्शनल एरिया है, ये घट जाएगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न ज़्यादा होगा, इसीलिए ये तार जल्दी से ही रुक जाएगा। और अगर इसके अनुमान से, इस तार के अनुमान से ये धारा का अनुमान ज़्यादा है तो ये गर्म होकर के पिघल भी सकता है, जिसको है ना अतिभारण भी कहते हैं। चलिए अब जो है यहाँ जानेंगे प्रतिरोध का क्या है और एसआई मात्रक क्या है। तो किसी पदार्थ का वो गुण है ना जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या करते हैं, जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक जो है ओम होता है, जिसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है और दृष्टि दोष क्या है, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष यानी आँख में जो देखने में जो प्रॉब्लम होती है तो कई कारणों से होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कई कारणों से नेत्र जो दूर या नज़दीक की वस्तु जो है का प्रतिबिंब रेटिना में बनाने में क्षमता खो देती है, यानी दूर हो या नज़दीक वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता जो है वो खो देती है, यानी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनाता, या तो रेटिना से पहले या तो रेटिना के बाद बन जाता है ना, जिससे क्या होता है कि हमें जो है दूर या नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष को मुख्यतः जो है 3 प्रकार से बांटा गया है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण मीन्स होता है अलग होकर के जो मुड़ जाना। तो यहाँ पे अगर कोई सूर्य की प्रकाश है, जैसे यहाँ देखिए आपको सूर्य के प्रकाश दिए हैं, जैसे यह प्रिज्म से गुजरता है ये 7 रंग में विभक्त होता है और ये 7 वर्ण जो अलग अलग जो है पट्टी के रूप में बन जाता है ना। तो इस 7 रंग में विभक्त होने की घटना जो है ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और एक पट्टी के रूप में जो 7 रंग का जो पट्टी प्राप्त होता है इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। तो सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश है ना, उनके विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और वही श्वेत प्रकाश जब उनके विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है तो उनके सभी वर्णों को जिस पर्दे पर उतारा जाता है उस रंगीन पर्दे को वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम होगी। इसको कई बार बता चुके हैं तो है ना, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विचलित हो जाती है, यानी अपना पथ से वो मुड़ जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो है 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये देखिए आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, ये तीनों जो आगे साइड होता है, पीछे साइड नहीं होता। ठीक है, एक ही साइड में होता है, इसी वजह से इसको जो है कहता है एक ही, है ना, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम जिसको कि स्नेल का नियम, यही दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, कि किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया, ये आपतन कोण की जिया, तथा अपवर्तन कोण की जिया, ये नीचे वाला अपवर्तन कोण यानी आर की जिया जो का अनुपात जो है वो नियतांक होता है, जो कि पहला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि का वर्णन करें। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन में रचना नहीं बताया था, लेकिन हम यहाँ पे रचना जोड़े हैं। और इसके अलावा जो हम जो है यहाँ सिर्फ डायनेमो पूछा है, जिसको हम लोग डीसी करेंट जनरेटर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर जो सॉल्व किए हैं डीसी जनरेटर के साथ साथ एसी किए है ना। आपको क्या करना है, डीसी जनरेटर यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इसका जो पहला जो क्रियाविधि है यहीं तक आपको लिखना है। अगर डायनेमो पूछे ये फिगर से नीचे आपको नहीं लिखना है, यही डायरेक्ट जनरेटर जो हुआ डायनेमो कहलाता है, बस यहीं तक आपको आंसर लिखना है इसका, है ना। अगर डायनेमो सिर्फ पूछे या डीसी जनरेटर पूछे तो यहीं तक आंसर लिख रहा है, क्योंकि इससे आगे जो है एसी जनरेटर का है ना, थोड़ा सा 2-3 लाइन बढ़ाने के बाद एसी जनरेटर हो जाता है। इसी वजह से हमने एसी जनरेटर का हम जो है कह दिए, लिख दिए, है ना। अगर डायरेक्ट अगर कह दे कि एसी जनरेटर, तो आप जो है बनावट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या कि यहाँ पर जो है जैसे ये वाला बनावट है, इसके बनावट में के जगह यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि तांबे का जो है 2
है ना, वलयकार, 2 वलयकार रिंग लगाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही। और यहाँ पर ये बनावट में इतना ही जो आपको चेंज करना है, अर्धवलय के जगह वलय लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्रिया विधि में आते हैं। तो क्रिया विधि में जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, या तो इस क्रिया विधि को, है ना, तो यहाँ पर क्या करना है कि इसमें जो चेंज करना है, ये दिक् परिवर्तक को हटा देना है। तो यहाँ पर लिखना है कि जब जो आर्मेचर की जो दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जो है, जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार तेजी से घुमाया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण आर्मेचर में धारा उत्पन्न होती है ना। और आर्मेचर में जो धारा उत्पन्न होती है, तो जब आर्मेचर ऊर्ध्वाधर ऊपर की स्थिति पार करता है तो विभक्त वलय का बरस बदल जाता है। ये वाला भाग आपको नहीं लिखना है ना। तो यहाँ से आपको इसको छांट देना है। ठीक है, यहाँ तक उत्पन्न होती है, जहाँ तक लिखे लिख लिए। उसके बाद ये नीचे वाला जिसका पार्ट है, जो कि ऑलरेडी इसका खुद का क्रियाविधि का पार्ट है, तो आप उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से लिखना है कि 2 सर्पी वलय, है ना, क्या लिखना है तो की जाती है यहाँ दोनों सर्पी वलय S1 S2 का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है ना। वहाँ पर था एक ही दिशा वाला जो था, इसको छांट करके यहाँ पर लिखना है कि प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद, है ना, तो वहाँ पे जब धारा उत्पन्न होती है तो लिखे थे। अब यहाँ पर लिखना प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। सिर्फ इतना ही जोड़ना है, इस क्वेश्चन का इतना ला करके जोड़ना है। किसमें? तो इसमें जोड़ना है। यहाँ से आपको यहाँ उत्पन्न होती है, यहाँ से ले करके आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक काट देना है। ये विभक्त वलय से ले करके आपको यहाँ तक पूरा हटा देना है ना। अगर एसी जनरेटर पूछे तो ठीक, अगर डीसी जनरेटर पूछे, एसी जो हम तो यहाँ पर नीचे दीजिए ऐसे, अगर सिर्फ डीसी जो कि ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, जो कि ये क्वेश्चन अभी हम डिटेल करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट रूप से यहाँ तक आपका आ रहा है। इस जगह तक आपका डायनेमो हो गया। डायनेमो का सिर्फ आंसर देना है, तो यहाँ तक आपका डायनेमो आंसर आ चुका है। ठीक है, इससे नीचे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है डायनेमो में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में कि डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि का वर्णन करें। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी डायनेमो क्या होता है कि अगर डायनेमो, है ना, यहाँ पर रचना के साथ आगे फिर बताते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है। डायनेमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, अगर किसी बंद लूप के पास कोई तार का एक बंद लूप है ना, इस तरह से बंद लूप है, इस बंद लूप के पास तेजी से कोई चुंबक लाने या दूर करने पर इस तार में धारा प्रवाहित होती है, धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना। इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो अब जो हम जानेंगे कि यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो धारा उत्पन्न होती है डायनेमो में। तो सिद्धांत क्या है, डायनेमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसमें एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यही आपको बताए थे अभी सिद्धांत, है ना, इसी सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अब बनावट जानते हैं डायनेमो का, है ना। एक शक्तिशाली घोड़ानाल चुंबक। दोस्तों यहाँ पे घोड़ानाल चुंबक लिख आप देखे होंगे, तो अगर कोई पहली बार देखेंगे तो इसको चौंकना नहीं है। घोड़ानाल चुंबक क्या होता है, हम इसके बारे में बताते हैं। चुंबक जो 2 तरह का होता है। एक होता है जो क्षर चुंबक, सीधा अगर जो हुआ उसको क्षर चुंबक कहा जाता है, और अगर इस तरह का हुआ, मुड़ा हुआ होता है, इसको घोड़ानाल चुंबक कहा जाता है। तो विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर में इसी घोड़ानाल चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि जो है चुंबक का जो 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, अगर इसमें हम अगर अलग अलग जो है अगर चुंबक का उपयोग करेंगे, ये वाला भाग नहीं रहेगा। जैसे अगर अलग अलग चुंबक, जैसे अगर हम इस तरह से साउथ कर देते हैं, इस तरह से नॉर्थ कर देते हैं, तो आखिर इस चुंबक का भी ये वाला भी चुंबक का भी तो
जो आपका साउथ भाग होगा, अगर इधर नॉर्थ इधर साउथ हो जाएगा, इस साइड साउथ हो जाएगा, इस साइड नॉर्थ होगा, तो अगर इसका इधर साउथ है इधर तो नॉर्थ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता, ये पूरा चुंबक जो है एक ही चुंबक है, इसका एक साइड साउथ तो दूसरे साइड नॉर्थ होता है। तो एक शक्तिशाली घोड़ानाल चुंबक के बीच नरम लोहे के करोड़, नरम लोहे के एक करोड़ यानी ये जो डंटा बीच में जो है रहता है ना, जिसको धुरी बोलते हैं, वो करोड़ होता है ना। नरम लोहे के करोड़ के पर तांबे के तार लपटी कुंडली लगी होती है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। वो यानी वो कुंडली, क्वाइल जिसको बोलते हैं, है ना, कुंडली को हम लोग क्वाइल बोलते हैं, जिसे पंखा इस में लगाया जाता है, वही क्वाइल। तो ये क्वाइल यानी इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के तार, है ना, तो ये जो आर्मेचर आखिर उसका जो तार होगा उसका दो मुक्त छोर होगा, है ना। तो दोनों मुक्त छोर, अगर एक तार को मान लीजिए एक तार लपेट रहे हैं किसी चीज़ में, तो आखिर इसका जो है ये दोनों छोर तो होगा ना, ये दोनों छोर, ये दोनों मुक्त छोर कहलाता है। तो आर्मेचर का मुक्त छोर जो है वो क्या होता है, तांबे के विभक्त वलय, जो स्प्लाइट रिंग बोलते हैं, विभक्त वलय यानी एक जो पूरा गोल अगर है चक्का है, इसको काट करके दो भाग में बांटा गया, तो ये जो हुआ आधा भाग, इसको विभक्त वलय, वलय मतलब रिंग गोल, है ना। तो विभक्त वलय S1 और S2 के साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर हम S1 और S2 है ना, ये जो है आर्मेचर का दोनों जो भाग जो है ये विभक्त वलय, तांबे का विभक्त वलय के साथ जोड़ दिए, है ना। और इसको जो है क्या, दोनों जो है इस जो विभक्त वलय को कार्बन, देखिए काला काला है, कार्बन की जो है जो बरस B1 और B2 हल्का सा स्पर्श करती है। दोस्तों यहाँ पर कार्बन जो है क्या जगह धातु लगाया जा सकता है क्या, इसमें नहीं लगाया जाए, क्योंकि अगर धातु लगाएगा तो घूमेगा, तो धातु और धातु में जब घर्षण होगा तो आग उत्पन्न हो सकती है ना, इसीलिए यहाँ पे अधातु का प्रयोग किया जाता है। कार्बन एक ऐसा अधातु है जो जैव विद्युत का अच्छा चालक है, सुचालक होता है ना, इसीलिए यहाँ पे कार्बन का ब्रश लगाया जाता है ना। अब जो कार्बन का ब्रश लगा हल्का सा स्पर्श करती है, अब कार्बन के ब्रश के दोनों को जो है एक तार के साथ जोड़ करके, है ना, एक कोई प्रतिरोध यानी बल्ब, पंखा ये आदि जो है जोड़ दिया जाता है, जो कि हम लोग के घर में जो डायनेमो यानी जनरेटर लगा जाता है, जैसे वो जनरेटर जो है ना, इसी तरह से तार जो बाहर जो निकला होता है इसी कार्बन ब्रश से वो जुड़ा रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके सिद्धांत की ओर। तो अब सिद्धांत क्या है, पहले यहीं पे फिगर से बताते हैं सिद्धांत क्या है। चूंकि ये पे जनरेटर है, अब देखिए इस जनरेटर को इस दिशा में घुमाया जाता है, इसके आर्मेचर को, इसका जो आर्मेचर है इसके आर्मेचर को घुमाया जाता है इस दिशा में, देखिए यहाँ पर, है ना, इस दिशा में घुमाया जाता है। जिधर साउथ है उसको नीचे की ओर, साउथ जो पोल है चुंबक का उसको नीचे की ओर, और जिधर नॉर्थ पोल है उसको ऊपर की ओर घुमाया जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे घुमाया जाता है इसको किसी मशीन के द्वारा घुमाया जाता है, ऐसे नहीं घूमता है, ठीक है, मशीन के द्वारा। आप देखिए जनरेटर में है ना के साथ एक मशीन लगी होती है, और मशीन के जो पहिया होता है पीछे में, उस पहिया से के साथ जो है ना एक कोई जो है इस तरह का जो कोई फीता या है ना कुछ मतलब भाग लेकर के उसके साथ जो है जनरेटर को जोड़ दिया जाता है, ताकि वो पहिया घूमे तो जनरेटर का ये जो धुरी है ये इस तरह से ये घूमने लगे, जिसके वजह से अंदर में इसका जो है आर्मेचर यानी कुंडली क्वाइल इसका घूमने लगे। तो इसका क्वाइल जब घूमने लगता है नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर घूमने लगता है, तो यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब देखिए ये इस तरह से धारा जा रही है ना, साउथ पोल की ओर निकल रही है, नॉर्थ पोल की ओर घुस रही है, साउथ पोल की ओर से निकल रही है धारा, तो साउथ पोल की ओर से निकल रही। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है प्रत्येक जो अर्ध घूर्णन के बाद जो क्या होगा, इसका जो रिंग जो ये बदल करके इस साइड वाला जो रिंग जो वो इससे जैसे कांटेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, इस साइड भी धारा जो है तब फिर इधर ही आएगा, जिसके वजह से एक ही दिशा में हमेशा जो है इस साउथ वाला में इधर ही धारा आएगा, और नॉर्थ वाला में उधर है। जैसे ये वाला उधर जाएगा तो फिर उसमें इधर से धारा जाने लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल कर इस तरह साउथ पोल से होकर के धारा जाती है, जिसके वजह से आपका एक ही दिशा में कार्बन के ब्रश में हमेशा इसी साइड से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जिसको हम जो है क्या कहते हैं DC जनरेटर, यानी डायरेक्ट करंट एक ही दिशा में जो है ना सीधे जो निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो क्या होगा, जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, है ना,
दक्षिण स्तंभ नियम के अनुसार जो है तेजी से घुमाया जाता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण आर्मेचर में धारा उत्पन्न हो जाते हैं ना, क्या जब घुमाया जाता है। अभी आपको बताया तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कि कोई भी बंद लूप के पास अगर चुंबक को तेजी से लाया जाए या दूर किया जाए, तो यहाँ पर चुंबक के बीच में इसको जो है गति कराया जाता है ना। गति तो दोनों के बीच में गति हो रहा है, उस गति के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण जो है इस पर क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है ना। किसमें, आर्मेचर में धारा उत्पन्न होती है ना। तो धारा उत्पन्न होती है तो विभक्त वलय क्या करता है, वो द्विक परिवर्तक यानी दिशा परिवर्तक का काम करता है। जब आर्मेचर ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की स्थिति को पार करता है तो विभक्त वलय का जो बरस जो है वो बदल लेता है ना, जिससे धारा से होकर प्रतिरोध है, धारा जिससे धारा जो बरस से होकर प्रतिरोधक में एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ऐसी धारा को हम क्या कहेंगे, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट, और ऐसे जनरेटर को हम दिष्ट धारा जनित या डायरेक्ट करंट जनरेटर यानी डायनेमो कहते हैं। आपका इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको एसी जनरेटर भी पूछे तब यहाँ से आपको आंसर देना है। यदि विभक्त वलय के स्थान पर दो सर्पी वलय यानी पूर्ण वलय, आप सर्पी वलय याद नहीं देता, आप पूर्ण वलय भी लिख सकते हैं। तांबे के पूर्ण वलय अगर जोड़ दिया जाए और उनको जब जो है हल्की सी जो है कार्बन की ब्रश स्पर्श करे, तो यहाँ पर धारा की दिशा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदलने लगती है। अब देखिए ये जो भाग जैसे इस साइड जाएगा, इसमें धारा जो अब जो क्या होगा वो इधर से जाने लगेगा, है ना। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, कभी इधर तो कभी इधर धारा, है ना। इसमें जो क्या होगा, धारा कभी इस साइड तो फिर कभी इस साइड जाने लगेगा, है ना। यही वजह है कि जो हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है वो इस तरह से चलती है, जिसके वजह से ये प्रत्येक जो हमारे यहाँ जो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक सेकेंड में 100 बार अपना जो ध्रुव बदलती है। कितना बार, 100 बार ध्रुव बदलती है। तो 100 बार ध्रुव बदलती है, इसीलिए इसको जो 50 हर्ट्ज है ना, क्योंकि ये 2 बार ध्रुव बदला, एक बार इसे बदल के इसमें गया फिर इसमें आ गया, है ना। इस तरह से एक कंपन के रूप में प्राप्त है, जिसको एक आवृत्ति कहा जाता है। तो 2 बार ध्रुव बदला तो एक आवृत्ति हुआ, तो 100 बार बदलती है तो 50 है ना आवृत्ति। तो 50 हर्ट्ज की जो है ये प्रत्यावर्ती जो धारा हमारे घर में आती है, ये कितने हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, तो ये 50 हर्ट्ज है ना, 50 जो है हर्ट्ज आवृत्ति की जो है ये धारा फ्रीक्वेंसी की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की धारा आती है। चलिए, हमको उम्मीद है कि दोस्तों आप बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें जो है कॉल भी कर सकते हैं, है ना। मैं आपको जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो मेरा अपना नंबर जो है दे देंगे, और साथ में आप कमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं। चलिए, अगला जो है दोस्तों है कि क्वेश्चन, विद्युत मोटर क्या है और इसके सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि। विद्युत मोटर में दोस्तों जैसे आप लगभग बनावट जब उसी तरह होती है जैसे आपका जो है डायनेमो का होता है, बस थोड़ा सा फर्क ये है इसके बनावट में कि आप डायनेमो में यहाँ पर जो प्रतिरोधक जोड़े थे, तो इस जगह प्रतिरोधक के जगह यहाँ पर आपको सिर्फ बैटरी जोड़ना है, बाकी सारा रचना जो है इसका वही है। और जो है यहाँ पर जो सिर्फ जो है क्या होता है, दूसरा अंतर क्या है कि आप डायनेमो में क्या था, हम जो है आर्मेचर को मशीन के द्वारा घुमाते हैं, जबकि मोटर में ये जो है विद्युत धारा के कारण जो है वो एक बल उत्पन्न होता है और खुद से वो मोटर यानी आर्मेचर घूमने लगता है। बस यही दो अंतर है दोस्तों। रचना में बनावट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि बैटरी के प्रतिरोधक था, यहाँ पर बैटरी, बाकी पूरा रचना सेम है आपको मिलेगा, है ना। और दूसरा जो होगा क्या कि उसमें दूसरा था कि नॉर्थ पोल को हम लोग जो क्या करते थे ऊपर की ओर, है ना। डायनेमो में नॉर्थ पोल ऊपर की ओर जाता था, साउथ पोल नीचे की ओर जाता था। यहाँ पर क्या होगा, आपको मोटर में नॉर्थ पोल नीचे की ओर बल लगेगा और साउथ पोल में ऊपर की ओर, है ना। चलिए, अब इसकी जो है पूरा हम लोग जो है डिटेल जानते हैं कि विद्युत मोटर है क्या। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी लेते हैं। सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है
तो एक बल युग्मक लगता है। अभी जो बताया, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये विद्युत धारा के कारण क्या होता है कि ये जो कुंडली जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र में जब विद्युत धारा पर, तो कुंडली को जो है ये क्या करता है, विक्षेपित करने लगता है। तो नॉर्थ पोल यानी जो है उत्तरी ध्रुव जो है इसको जो नीचे की ओर धकेलता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव जो इसको ऊपर की ओर धकेलता है, जिसके वजह से है ना ये जो है एक जो क्या होता है बल युग्मक बनता है, जिसके वजह से ये घूर्णन करने लगती है। चलिए अब रचना में चलते हैं, बनावट में। कि एक शक्तिशाली घोड़ानाल चुंबक के बीच में नरम लोहे के करोट पर तांबे के तार लपटी कुंडली लगी होती है, एकदम सेम टू सेम जनरेटर का है ना। उसे आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर के तार के दोनों मुक्त छोर को तांबे के विभक्त वाले S1 तथा S2 से जोड़ दिया जाता है और दोनों को B1 तथा B2 कार्बन की ब्रश हल्के से स्पर्श करते हैं, एकदम सेम टू सेम उसी तरह डायनेमो की तरह इसकी बनावट है ना, आपको मैं बताया था। अब जो क्या करता है, ब्रश से तार को एक बैटरी तथा एक स्विच के साथ जोड़ दिया था, यहीं पर थोड़ा डिफरेंस है ना। तो दोनों को क्या करता है, ब्रश को एक तार और बैटरी के साथ स्विच के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ पर जोड़ दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसकी क्रियाविधि, ये काम कैसे करता है। तो आपको बताया कि जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये जो है नॉर्थ पोल की ओर धारा जैसे जाती है, ये क्या करता है, विक्षेपित कर देता है। और स्टेट का नियम आप पढ़े होंगे है ना, क्या करता है नॉर्थ पोल को है ना विक्षेपित कर देता है नीचे की ओर, और साउथ पोल को ऊपर की ओर विक्षेपित करता है। और स्टेट के नियम वाला में आप पढ़े होंगे है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जब आर्मेचर में बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो दोनों जो चुंबक के बीच में जो हम इसको जो घुमा रहे हैं, जो ये जो चुंबक के जो बीच में है, ये दोनों चुंबक के बीच में जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या करेगा ये बल है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आर्मेचर के दोनों भुजा AB तथा भुजा CD है ना, ये भुजा AB और CD है ना, में जो है क्या होता है पर समान किंतु विपरीत दिशा में है ना। अभी आपको बताया नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर की ओर युग्मक कार्य करता है ना, किंतु विपरीत दिशा में बल युग्मक कार्य करता है, जिससे आर्मेचर घूर्णन करने लगती है यहाँ पे है ना। यहाँ पे तेज, यहाँ से आर्मेचर तेजी से घूर्णन करने लगती है, ये घूर्णन यहाँ पे जब एक्स्ट्रा हो गया है ना। आधे घूर्णन के बाद भुजा AB नीचे की ओर और भुजा CD ऊपर की ओर जो है चली जाती है, और इस प्रकार ऊपर तथा नीचे है ना वाली भुजा वलय बदल लेती है, यानी जो स्प्लाइट रिंग है वो बदल लेती है और धारा एक ही दिशा में बनी रहती है, जिससे आर्मेचर लगातार घूर्णन करने लगता है। बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप जो है इसको जो है दोस्तों आप अपने दोस्तों में जो है लाइक और शेयर करें है ना, दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और दोस्तों अगर कोई भी, मैं लगातार आपके साथ जो है बना रहूँगा, और आगे का वीडियो भी देखने के लिए आप भी जो है बने रहें, और अपने मैट्रिक परीक्षा में 100% मार्क्स लाने के लिए आपको टोटल वीडियो आप देख लें। दोस्तों मैं दावा के साथ कहता हूँ, जितना वीडियो दिया जाएगा, अगर आपने ये सारे वीडियो कर लिए तो आपका जो है 80 नंबर पक्का है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।